बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन कराम, हमारे हर प्रोग्राम में कमोबेश हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को एक साथ लेकर चलने की कोशिश इसलिए भी करते हैं कि यकीनी तौर पर जो सूरत हाल इस वक्त हम अगर वतन अज़ीज़ की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। और जब हम इतनी मायूसी की बातें करते हैं तो यकीनी तौर पर जब आप मायूस चेहरे देखेंगे, मायूसी की बातें करेंगे, कुछ हौसला अफ़ज़ा चीज़ें ना नज़र आएंगी, ना इन पर गुफ्तगू होगी, तो दिल बुझ सा जाता है और कुछ यकीनी तौर पर कुछ परेशानी के आसार भी मंडलाते शुरू कर रहे हैं। और ये परेशानियाँ पाकिस्तान को हमेशा से, जिसे हम कहते हैं कि ये सियासी बयानियाँ है कि हमें विरसे में मिली हैं, तो वाकई ये हम विरसे में ही देख रहे हैं। और पिछले 50 सालों से कम पेश हम और नो डाउट कोई 60 की दहाई ऐसी गुजरी पाकिस्तान पर जिसमें पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने की पोजीशन में आया भी था। जो वाक़यात और हालात वाक़यात और तारीख़ जो हमें बता रही है, मुस्तनद तारीख़ की मैं बात कर रहा हूँ, वरना तारीख़ों में तो बहुत कुछ अच्छा और बुरा लिखा गया है। मुस्तनद तारीख़ पाकिस्तान की जो है ना, उसमें कहा गया कि 60 का अशरा जो है वो पाकिस्तान के नो डाउट को उस वक्त डिक्टेटरशिप हुआ करती थी। बहरहाल आज मेरा प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो कोई सियासत पर बात करने के लिए नहीं है। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैरियर हमारे मौजूदा ये टाइम गुज़र रहा है, इस वक्त जो वक्त गुज़र रहा है, उसमें एडमिशन्स, यूनिवर्सिटी एडमिशन्स जो है ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है हमारे बच्चों का और हमारी तालिब इल्मों का, जो अपने फ्यूचर के लिए पाकिस्तान में जो अपना फ्यूचर देख रहे हैं। ख़ास तौर पर इंटरमीडिएट्स, नो डाउट इंटरमीडिएट्स के लिए तो मुल्क से बाहर जाना फौरी तौर पे आसान भी नहीं है और कोई हौसला अफजा भी नहीं है। तो कमोबेश इसके बाद ही जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं किसी न किसी फील्ड के अंदर, इसके बाद ही वो कहीं पड़तोलते हैं कहीं आगे पीछे होने के लिए। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर तो होती है हम सब के लिए कि हमारा हर बच्चा जो है, हर दूसरा बच्चा जो है, वो मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करता है और यहाँ पे ग्रेजुएशन किसी पर्टिकुलर फील्ड में इसीलिए कर रहा होता है कि वो पाकिस्तान को छोड़ने के लिए और आगे की ज़िंदगी किसी और मुल्क के वीज़ा के हुसूल के लिए मुझे क्या करना चाहिए, यही इसके जहन में होता है। ये किसी भी मुल्क के लिए इंतहाई बदकिस्मती की बात होती है। और नो डाउट हम बड़ों का ये कसूर रहा है कि हमने इनको, हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे आने वाले बच्चों को इनका सेफ़ एंड सिक्योर फ्यूचर नहीं दिया पाकिस्तान के अंदर ही, तो वो अपना फ्यूचर यकीनी तौर पर दुनिया के दूसरे ममालिक में देखते हैं। और मैंने कहा, जिससे मैंने पहले कहा कि ये हम सब बड़ों का कसूर है और इंतहाई अफसोसनाक तरीन सूरत हाल होती है जब पाकिस्तान का या किसी भी मुल्क का नौजवान जो है वो अपना फ्यूचर किसी और मुल्क में देख रहा हो, उस पर्टिकुलर मुल्क के बजाय जहाँ वो लेता है, जहाँ वो सांस लेता है, जहाँ वो पैदा हुआ है। तो कराची में रिसेंटली इत्तफाक हुआ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यूज़ को देखने का, और मखसूस तरीन सीटें होती हैं, को 3-4 मेडिकल कॉलेजेस हैं, मैं और आप सब जानते हैं। और इस पर भी कई सीटें जो है वो सेल्फ़ फाइनेंस का नाम दे दिया गया है। ये पैसा कमाने का एक और चक्कर है, ये एक और तरीक़ा है सेल्फ़ फाइनेंस। सेल्फ़ फाइनेंस से मुराद आप सब समझते होंगे कि कुछ तो सीटें होती हैं मेरिट पर, इसी में यकीनी तौर पे कोटा की सीटें भी होती हैं। कोटा जो है वो बलिहाज ज़बान भी हो सकता है, बलिहाज वज़न भी हो सकता है, सूबे के भी कोटे होते हैं, मरकज़ के भी कोटे होते हैं। तो बहरहाल कोटा को छोड़ के अगर कोटा को एक तरफ रखा भी जाए, इस कोटे की सीटों को, तो बहुत सारी सीटें, अब तो ये दिन ब दिन तादाद बढ़ती जा रही है कि सेल्फ़ फाइनेंस पर, नो डाउट कि इसमें भी मेरिट का हुसूल ज़रूर मद्देनज़र रखा जाता है, लेकिन क्योंकि मेरिट पर सीटें कम होती हैं तो हमें जो है वो सेल्फ़ फाइनेंस की तरफ जाना पड़ता है। और इसका फ़र्क 5 गुना है, 5 गुना। आप यूँ समझ लीजिए, अगर ये मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेजेस पे, मेडिकल कॉलेजेस पे बाद में आता हूँ। मेडिकल कॉलेजेस में अगर 90,000 रुपये की फ़ीस एक साल की है, 90 से आप 1 लाख समझ लीजिए, अगर 1 लाख रुपये की फ़ीस मेरिट पर एक साल की किसी मेडिकल कॉलेज में है, तो वो सेल्फ़ फाइनेंस पर जाकर कहीं 5 लाख, कहीं 7 लाख, कहीं 10 लाख, और अब तो हद ही हो गई है कि एक मेडिकल यूनिवर्सिटी ने 14 लाख रुपए, मेडिकल यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेमी गवर्नमेंट कह सकते हैं उसको हम, उसने 14 लाख रुपए, क्यों
कि प्राइवेट में ये चीज़ 26, 28, 30 लाख रुपए सालाना तक पहुंच चुकी है, मोर देन 20। तो जो बच्चा, जो डॉक्टर पाकिस्तान में इतने पैसे देकर डॉक्टर बनता है, तो क्या उसका हक नहीं है कि फिर वो चीर फाड़ करता फिरे इस अपने इस शोबे में? और जो हम देख रहे हैं आज हाल हमारी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस का, कि जहाँ पर डॉक्टरों की फ़ीस जो है वही सुन के मरीज़ बीमार हो जाता है, तो मज़ीद बीमार हो जाता है। तो जो जब मसीहा को मसीहा बनते हुए इतनी तकालीफ से गुज़रना पड़ता है, न जाने कहाँ कौन कौन सा दर खटखटाना पड़ता है, जो कुछ नंबरों से रह जाते हैं, जो मेरिट पर नहीं आ पाते। मैंने पहले ही कहा कि मेरिट पर सीट्स जो हैं वो दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। चस्का लग गया है, मुंह को खून लग गया है हमारी यूनिवर्सिटीज़ के कर्ता धर्ताओं को, कि जब सेल्फ फाइनेंस में सीटें बिक रही हैं, इसे बिकना ही कहूँगा मैं, क्योंकि जब जहाँ मेरिट का गला घोटा जाता है तो फिर ही ये सीटें जो है ना, नो डाउट, इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें भी मेरिट का एक जो है वो सिलसिला ज़रूर है। यानी कि अंधाधुन आप पैसे बोली लगा के नहीं ले सकते, उसमें भी मेरिट को मलहूज़ खातिर रखा जाता है। लेकिन एक ख़ास हद पर जब आप क्लोज़ करते हैं तो इसमें से बहुत सारे बच्चे जो मेरिट पर आ सकते थे वो कट जाते हैं। वो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख सालाना प्रोवाइड नहीं कर सकते, उसकी इस्तात नहीं रखते, तो होता यह है लामहला कि उनको फिर इस दौड़ से निकलना पड़ता है और फिर वो किसी और राह की तरफ गामजन हो जाते हैं। तो वो कौन सी राह होती है उस पर भी आज हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आइंदा हमारे हर प्रोग्राम का कुछ हिस्सा जो है वो एजुकेशन, तालीमी इदारों, बच्चों के मसाइल, और इसमें हमारे पैनलिस्ट भी हम कोशिश करें कि हमारे साथ रहें, और उसमें हम ऐसे स्टूडेंट्स को भी जो इसी सिस्टम के मार खाए हुए हैं या यहाँ से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अपने आप को एक्सेल किया है, आगे बढ़े हैं, तो वो किस तरह से आगे बढ़े हैं, उनको भी ऐसी रोल मॉडल स्टोरीज़ को, सक्सेस स्टोरीज़ को भी आपके सामने पेश किया जाए। ये अगले प्रोग्राम होंगे, क्योंकि आज आगाज़ था, तो आगाज़ में मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू आज मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के, क्योंकि एक इंटरव्यू सेशन में मुझे बैठने का मौका मिला, तो मेरे जहन में उसी वक्त से एक प्लान बनना शुरू हुआ था कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में थोड़ी सी मज़ीद मालूमात और आगे हासिल की जाए इनके एडमिशन से प्रोसेस को देखते हुए, और उन बच्चों को जो किसी भी वजह से भी मेडिकल की इन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला नहीं ले पाते, तो फिर उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, उसके ऊपर वो कैसे जा सकते हैं। हाँ, तो मैंने बताया कि डाओ में अभी रिसेंटली डाओ में टॉप 500 में कहूँगा, टॉप 500 बच्चे जो हैं, क्योंकि डाओ मेडिकल कॉलेज एंड हेल्थ साइंसेज में मोस्टली बच्चा जाने की कोशिश करता है। मोस्टली डॉक्टर जो है उनकी कोशिश होती है कि पहले यहाँ पर मेरिट पर या सेल्फ फाइनेंस पर, यहाँ इसको यानी कि वो तरजीह ही बुनियादों पर होता है। इस तरजीह में चंद 100, मतलब 200 के आसपास की सीटें हैं, 200-300। इन 200-300 सीटों के लिए आपको पता है हज़ारों की तादाद में कैंडिडेट्स होते हैं, और जिस बच्चे का मैं जिक्र कर रहा हूँ 400-500 के अंदर उसका एग्रीगेट यानी उसका जो मेरिट नंबर जो था वो विदिन 500 था, और उसको फिर मजबूरन जो है वो मेरिट से निकल कर सेल्फ फाइनेंस पे आना पड़ा। मैंने आपको बताया कि डाओ में सेल्फ फाइनेंस अराउंड इसकी जो ट्यूशन फीस है जो यूनिवर्सिटी में आपको देनी होती है वो 5 लाख रुपए के करीब है पर साल की। 5 लाख रुपए फीस साल के हिसाब से आप समझ लीजिएगा 50,000 रुपया कमोबेश एक नॉर्मल मुतवसत घराना 50,000 रुपया माहाना एक डॉक्टर पर खर्च करेगा तो खाएगा क्या? है ना मुश्किल तरीन सवाल। लेकिन ये 5 लाख भी कुछ नहीं है। आप हैरान होंगे कि 20-20, 25-25 लाख रुपए साल के देने पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट पे तो बेलगाम है। गवर्नमेंट ने KMDC के बारे में मुझे पता चला, ये मुझसे मुसद्दिका खबर नहीं है, बावसूख ज़राए से मुझे पता चला है कि इनकी फ़ीस 14 लाख रुपए। ये मुझे इस प्रोग्राम में आते हुए मुझे इल्म हुआ कि 14 लाख रुपए की फ़ीस सेल्फ फाइनेंस में कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज जो आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया था, आवाम के पैशंस को देखते हुए बनाया गया था, अब उसकी फ़ीस 14 लाख रुपए हो गई है। और बिना कोई पेशगी इतला के ये काम हुआ है, जिस पे यकीनी तौर पे कुछ लोग जो है वो अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया है। अब इस पे प्रोसीडिंग्स और कोर्ट प्रोसीडिंग्स जारी हैं, तो इस पे कोई लबकुशाई करना
यकीनी तौर पर बजा नहीं होगा। लेकिन मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि क्या हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता? क्या एक गरीब का बच्चा, एक मुतवस्सित मिडिल क्लास का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता? और मिडिल क्लास अब रही नहीं है। नाज़रीन कराम, जो सिलसिला हमारे मुल्क में आजकल जारी है, अब उसमें मिडिल क्लास की गुंजाइश नहीं है। मिडिल क्लास ख़त्म हो गई है। या तो अपर क्लास है, मोस्ट अपर क्लास रह गई है बहुत बड़ी तादाद में, जो जिनके पास एक वाफर वसाइल मौजूद हैं, या वो क्लास है जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, या फिर एक बहुत बड़ी क्लास जो है वो मिडिल क्लास से हटकर अब गुर्बत की लकीर के नीचे जा चुकी है। जी हाँ, वो मिडिल क्लास जो है ना, अब वो लोअर मिडिल क्लास, जिसे हम यकीनी तौर पे नीडी पर्सन ही कह सकते हैं, वो वहाँ चली गई। क्या 50,000 रुपये सालाना डॉक्टर का ख्वाब लिए कोई बच्ची या बच्चा आगे बढ़ रहा हो? क्या 50,000 रुपये माहाना? ये मैं कह रहा हूँ सबसे सस्ता तरीन नुस्खा है। मेरिट पर तो मैंने कहा 200-300 सीटें होती हैं, इसके बाद फिर क्या रह जाता है? तो नाज़रीन कराम, हमें इन सब चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है, या हमें ऑप्शंस कम से कम ज़रूर देना चाहिए। अब ऑप्शंस क्या क्या होते हैं? जो MBBS का ख्वाब लिए हुए नौजवान और बच्चे और बड़े स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, उनके लिए MBBS से आगे उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। फिर MBBS में अगर ना हो तो दूसरा इसका ऑप्शन होता है BDS, डेंटिस्ट्री की तरफ जब हम चले जाते हैं, इसमें भी आगे डॉक्टर लिखा जाता है। जिस तरह MBBS में आगे डॉक्टर होना चाहिए, इस तरह यहाँ भी डॉक्टर है, तो एक डॉक्टर बनने का ख्वाब यहाँ भी पूरा हो सकता है। फिर तीसरा फॉर्म डी, ये डिप्लोमा इन फार्मेसी, इसमें भी यकीनी तौर पर डॉक्टर आगे लिखा जाता है, और ये ज़रूरत भी है कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की भी, और बड़े बड़े मेडिकल चेन स्टोर्स जो हैं वहाँ भी फार्म डी का एक बंदा होना, एक ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये ग्रेजुएशन नहीं है एक्चुअली, ये सर्टिफाइड है। लेकिन बहरहाल फार्म डी के बाद अब जो आखिरी जो ऑप्शन नॉर्मली डॉक्टर लिखने का जिनको शौक़ होता है, जिनको डॉक्टर की तरफ, जिनको मेडिकल की तरफ जाना ही होता है, वो फिर DPT, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। तो ये चार वो मेजर शोबे होते हैं जहाँ पर बच्चे ग्रेजुअली जो है वो चलते चले जाते हैं। MBBS से निकल के जो रह जाते हैं वो फिर जो है वो BDS की तरफ जाते हैं। BDS में भी बड़ा कंपटीशन हो गया है, और BDS में भी कोई फीसें कम नहीं है। MBBS के बाद अगर महंगा तरीन सब्जेक्ट है वो यही है। इसके बाद जो है वो फार्म डी, यकीनी तौर पर ये भी एक महंगा तरीन प्रोसीजर है, और महंगा तरीन ही सिलसिला है इन तमाम चीज़ों का। और फिर आखिर में DPT, जो कि खैर DPT की अब डॉक्टर तो है, लेकिन उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा, अब बहुत सारे प्राइवेट इदारों ने भी ये काम शुरू कर दिया है, और छोटे छोटे जगहों पर, छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स पर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से जो है वो कोलैबोरेशन के साथ, उनके फ्रेंचाइजेस लेने के बाद, उनकी सर्टिफिकेशन लेने के बाद ये काम अब गली गली में भी शुरू हो गया। तो मैं को बहुत ज़्यादा मुतमिन नहीं हूँ, कुछ मुझे इस बारे में इन्वेस्टिगेशंस करने का मौका मिला। जिस तरह से प्राइवेट स्कूल किसी छोटे से घर में खुल सकता है, इसी तरीके से ये मेडिकल यूनिवर्सिटी कहूँगा, जाहिर सी बात है, जहाँ पे आप एक डॉक्टर को परवान चढ़ा रहे हैं, फ्यूचर के डॉक्टर को परवान चढ़ा रहे हैं, तो उनको इस मेडिकल यूनिवर्सिटी में कौन सा डॉक्टर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये मैं और आप देख ही रहे हैं। और DPT भी इसमें से एक ऑप्शन है कि लोग जो है अब DPT, लेकिन शायद मेरा ख्याल है कि फिजियोथेरेपी की ज़रूरत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है बहुत सारे मामलात में। इस पर हम गुफ्तगू भी करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन इसको कैसे मुस्तरद तरीन किया जाए सर्टिफिकेशन को, तो इस पर बात होगी। हमारे साथ रहिएगा, और कोशिश करेंगे कि अगर कोई मेहमान ना आए तो हम ही इस पर कुछ बेहतर अंदाज में गुफ्तगू कर सकें। तो हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे, इसी मौजू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैंने आपसे गुफ्तगू की उन तमाम डिपार्टमेंट्स की, मेडिकल के स्टूडेंट्स की आज हम बात कर रहे हैं
जो ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट हैं और जिन पर ज़्यादा फोकस भी किया जाता है, जिसमें मैंने आखिरी गुफ्तगू जहाँ ख़त्म की थी वो डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। महंगा तरीन नुस्खा है, कोई सालाना 2-3 लाख रुपए इस पर भी खर्च हो जाता है, लेकिन कमोबेश जो है बाकी तमाम चीज़ों के मुकाबले में निस्बतन थोड़ा सा कम भी है। और नो डाउट आखिरी उम्मीद होती है किसी को भी डॉक्टर बनने के लिए तो वो डीपीटी की तरफ गामजन हो जाते हैं। लेकिन नाज़रीन, किसी हमारे बच्चों को आज तक, बल्कि हमारे बहुत सारे बच्चों को ख़ास तौर पे अगर मैं कम्युनिटी वाइज डिवाइड करूँ तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ को भी इस बारे में इल्म नहीं है कि और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ मेडिकल से वाबस्ता लोगों के लिए, जो खुदा न खास्ता किसी भी वजह से हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS, D.Pharm, TPT और जो है वो BDS में एडमिशन नहीं ले पाते या एडमिशन लेने की इस्तात नहीं रखते। इनके लिए कई अच्छे बड़े रिलायबल इंस्टीट्यूट्स ने जो है वो मेडिकल टेक्नोलॉजी के नाम से बहुत सारे कोर्सेज़ का आगाज़, डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, बल्कि डिग्री कोर्सेज़ भी हैं, इसमें BS भी किया जा सकता है इसमें। और यहाँ से आप शायद एक राह चुन सकते हैं अपने उस मेडिकल के शौक़ की जो आपको बचपन से होता है डॉक्टर बनने का। ये डॉक्टर से किसी तौर भी कम नहीं होता, ये शोबा जो है किसी तरह से भी कम नहीं है। हाँ, इसमें डॉक्टर नाम के आगे लिखा नहीं जा सकता। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में शायद ऐसा कोई प्रोविज़न भी आ जाए कि जो 4 साल या 8 साल, क्योंकि डॉक्टर भी 4-5 साल का ही होता है सर्टिफिकेशन। MBBS की मैं बात कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन जो है, ये ग्रेजुएशन जो है ये भी जो है ये भी ग्रेजुएशन है। जब दोनों ग्रेजुएशन हैं, सेम फील्ड के अंदर हैं, तो डॉक्टर में नो डाउट उसमें थोड़ी सी हाउस जॉब या इस किस्म की, लेकिन प्रैक्टिकली और इंटर्नशिप तो इसमें भी होती होगी। भारत तो मेडिकल टेक्नोलॉजी एक बड़ा आजकल बड़ा बूम होने वाला शोबा है और कई अच्छे और बड़े इदारे इसमें मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़, मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डिग्री कोर्सेज़ करा रहे हैं। 4 साल का डिग्री कोर्स होता है ये। मिसाल के तौर पे मैं कुछ दिनों पहले मिला कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी वजह से भी मेडिकल यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं बन पाए। आप ड्यू टू मेरिट कह सकते हैं, ड्यू टू देयर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कह सकते हैं, किसी भी वजह से। उनमें से एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उसने कार्डियोवैस्कुलर CVS कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर में उसने जो है एक मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर कार्डियोवैस्कुलर यानी कि कार्डिक प्रॉब्लम्स में जब आप OT का हिस्सा बनते हैं वो, तो उसमें स्पेशलाइज यानी कि सिर्फ कार्डिक OT के अंदर इनका काम होगा। मैं बड़ा हैरान भी हुआ और कि एक ऐसा स्टूडेंट जो किसी भी वजह से भी डॉक्टर या मेडिकल यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं बन पाया, अब वो एक प्राइवेट इदारे से, जिसकी बहुत ज़्यादा फीस नहीं होगी, शायद लाख रुपए साल की होगी, उसमें वो एक ऐसी ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहा है। बल्कि बहुत सारे लोग इससे पहले ले चुके हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे जो है ना तक हमारी रसाई नहीं है, बहुत सारे ऐसे शोबे, क्योंकि कैरियर काउंसलिंग जो है ना हमारे यहाँ बदकिस्मती से, मैं 1 मिनट के लिए कार्डियोवैस्कुलर के इस डिपार्टमेंट को रोकते हुए कैरियर काउंसलिंग पर, जिसमें मुझे ज़रूर बात करनी चाहिए थी, कि हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग का रुझान नहीं है। दुनिया में बच्चा जो है वो अपनी स्कूल लाइफ से ही अपनी ज़िंदगी का एम, एक गोल तैयार करके आगे बढ़ा होता है कि जो मुझे हासिल करना है। मैं आज भी कुछ स्टूडेंट्स से मिला ऐसे जिनको कुछ नहीं पता कि वो BCom क्यों कर रहे हैं, वो जो है आज BBA क्यों कर रहे हैं, आगे इनको किस तरह से आगे निकलना है। कहते हैं पहले BCom कर लेते हैं, पहले BBA कर लेते हैं, इसके बाद फिर सोचेंगे हमें क्या करना है। एक्चुअली ये जो काउंसलिंग है ना, ये इसी को हम लैग कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि मैट्रिक के बाद, बल्कि मैं तो समझता हूँ क्लास 8वीं जमात से जब वो निकल के 9वीं जमात में जाएगा तो उसने अपनी ज़िंदगी के कुछ बड़े अहम तरीन फैसले करने होते हैं कि कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और फिर साइंस में अगर है तो उसमें बायो की तरफ जाना है या इसे केमिस्ट्री की तरफ जाना है या कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना है। तो ये फैसले उन्हें करने होते हैं कि कॉमर्स या साइंस, और साइंस है तो फिर साइंस में क्या। ये फैसले जब बच्चा कर लेता है, मेरा ख्याल है इसको बड़ी आसानी हो जाती है अगर उस वक्त हम उन बच्चों को उनके कैरियर के पाथ, जिस कैरियर पे उन्हें जाना है उसके बारे में आश्कार कर चुके हों। हमारे स्कूलों के अंदर या स्कूलों की सराउंडिंग्स में 8, 10, 12, 15, 20 स्कूल मिलकर कोई ऐसा कैरियर काउंसलिंग का
कि एग्जीबिशंस, कैरियर काउंसलिंग की ये कॉन्सर्ट्स और दीगर तमाम लवाजमात के अलावा, फेयरवेल पार्टीज़ और बाकी सब चीज़ों के अलावा अगर हम कैरियर काउंसलिंग का कोई जो है वो एलिमेंट भी इसमें शामिल कर लें, जिसमें बच्चों को पता चले कि दुनिया में डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, चार्टर अकाउंटेंट या और इन तमाम चीज़ों से हटकर बेशुमार दीगर शोबाजात हैं जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में। बेशुमार शोबाजात हैं। सिर्फ आईटी को देखा जाए, अगर सिर्फ आईटी को देखा जाए, अब मैं आज के दौर में जो आईटी का अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब आईटी तो एक बहुत बड़ी और वास्ट फील्ड बन गई है। इसमें अब बहुत कुछ आ गया है। चैट जीपीटी को अगर देखें आप, एक एक चीज़ को समझने के लिए आपको एक बहुत बड़ा जो है वो मैं कहता हूँ कि एक पूरा कोर्स करना पड़ता, तब कहीं जाके एक छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ में आ रही होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक क्या मतलब क्या कहूँ मैं इन तमाम बातों के बारे में, जिस पर यकीनी तौर पर थोड़ी सी तैयारी के बाद जब मैं आपके सामने बैठूंगा तो मे बी या हमारे जो एक्सपर्ट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बैठेंगे हमारे साथ, तो हम इस पर मज़ीद बेहतर अंदाज में गुफ्तगू कर पाएंगे। तो बता मैं रहा था कैरियर काउंसलिंग की हमारे के फुकदान के बाइस आज इंटर पास बच्चा भी जो है ना, उसको अपने इंटरमीडिएट के बाद कुछ आगे नज़र नहीं आ रहा होता। वो बीकॉम की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? भाई मैं बीकॉम कर लूँ, इसके बाद सोचूंगा। वो बीबीए की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, कुछ कंप्यूटर साइंस को पकड़ लेते हैं, कुछ जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नो डाउट एक अच्छा शोबा है, लेकिन इन सबको दूर तक कम से कम देखने का जो की इस्तिताअत या दूर तक देखने की जो नज़र है ना, वो अगर इसे 8वीं जमात 10वीं जमात में मैट्रिक तक अगर मिल चुकी होती तो शायद आज वो एक प्रॉपर अपनी फील्ड को चेंज ना कर रहे होते। मेडिकल की तरफ जाने वाले बहुत सारे बच्चों को पता होता है कि मेडिकल में कंपटीशन बहुत है, तो उन्हें सोच लेना चाहिए कि अगर वो इस लेवल के स्टूडेंट हैं और अगर मेडिकल में या अपनी कमर मजबूत रखते हैं, फाइनेंशियली मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको ऐसे मौजू की तरफ जाना चाहिए, ऐसे डिपार्टमेंट की तरफ ज़रूर जाना चाहिए जिस पर इनको थोड़ा सा आगे एज हासिल हो सके दीगर तमाम स्टूडेंट्स के मुकाबले। वरना उन्हें इंटरमीडिएट से पहले ही अपना फ़ैसला कर लेना चाहिए, यानी कि मैट्रिक के बाद का फैसला कर लेना चाहिए कि दुनिया में डिमांडिंग सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और किस तरह से इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। तो मैं मेडिकल की तरफ दोबारा आने की कोशिश करूँगा, मेडिकल टेक्नोलॉजी की तरफ। मेडिकल टेक्नोलॉजी में मैंने आपको बताया कि कार्डियोवैस्कुलर, मतलब मैं कह रहा हूँ आप नाम लीजिए, इतनी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर काम हो गया। मैं आपको बताऊं 40 से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं जो एक इदारा जो है पढ़ा सकता है। बहुत सारे 10 पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे 15 पे, 20 पे, 25 टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे 40 हॉट केक जो है ना वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिस पर 4 साल की, 2 साल की, कहीं जगहों पर 1 साल की डिप्लोमा मेहनत करके आप कमोबेश डॉक्टर ना सही लेकिन एक हॉस्पिटल का अहम तरीन जुज़ बन सकते हैं। अगर मैं आज आपको बात करूं कि ओटी टेक्नीशियन, बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है ओटी टेक्नीशियन, क्या होता है? आप हैरान होंगे कि डॉक्टर की तरह ओटी टेक्नीशियन के बगैर भी ऑपरेशन मुमकिन नहीं होता। यस, डॉक्टर के बिना, जिस तरह डॉक्टर के बिना ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कामयाब या हो ही नहीं सकता, बिल्कुल इसी तरीके से ओटी टेक्नीशियन एक इसी टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी की एक शाख है ओटी टेक्नीशियन, और इसके बिना भी आप का ऑपरेशन मुमकिन नहीं है। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के जो मेडिकल के शोबे हैं, इवन डॉक्टर भी क्यों ना हो, उसको दुनिया में कोई बहुत ज़्यादा रिकग्निशन हासिल नहीं है। बदकिस्मती है ये हमारी कि यहाँ के डॉक्टर बनने के बाद अगर आप दुनिया में कहीं और मेडिकल के शोबे से वाबस्ता होना चाहते हैं तो वहाँ के अपने जो बड़े मेजर एग्ज़ाम्स होते हैं उनको आपने पास करना होता तब कहीं जाके, क्योंकि हमारे यहाँ की तरह दुनिया में इंसानी जान जो है वो इतनी अर्जा नहीं है। हमारे यहाँ तो शायद फिर वही मैं सियासत की तरफ लौट आऊँगा। मैं नहीं चाहता कि आज मैं सियासत पर बहुत ज़्यादा बात करूँ। आखिरी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में यकीनी तौर पर मुझे कुछ चीज़ों पर आज गुफ्तगू ज़रूर करनी है। तो इंसानी जान की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए जब तक उस पर्टिकुलर मुल्क की, अगर मैं यूरोप की बात करूँ, इवन जो हमारे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे भी पाकिस्तानी डॉक्टर को
अलग एग्ज़ाम्स पास करने होते हैं, तब कहीं जाके वो एलिजिबल होते हैं। जब कहीं जाके वो एलिजिबल होते हैं हमारे इस शोबे के लिए, इस मेडिकल शोबे के लिए या किसी हॉस्पिटल के लिए। नो डाउट डिमांड बड़ी है इसमें जो है वो मार्केट भी अच्छी है, पैसा भी अच्छा कमा सकता है अगर कोई अच्छा डॉक्टर है तो। लेकिन नो डाउट पाकिस्तान के डॉक्टर को वहाँ के भी एग्ज़ाम्स को पास करना पड़ता है। तो मेडिकल टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा था, मेडिकल टेक्नोलॉजी की भी बिल्कुल यही सूरत हाल है। पाकिस्तान में यकीनी तौर पे इसकी बड़ी अहमियत है। मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान के हर हॉस्पिटल में ओटी कॉम्प्लेक्स बन गए हैं। अब तो छोटे छोटे हॉस्पिटल में भी ओटी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, ऑपरेशन थिएटर नहीं कहलाता। ओटी कॉम्प्लेक्स यानी कि एक से ज़ायद ऑपरेशन थिएटर, क्योंकि बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए ओटी की ज़रूरत पड़ती है और ओटी के लिए ओटी टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बड़ा अहम तरीन शोबा है। कार्डियोवैस्कुलर यकीन तौर पे ख़ास कार्डिक हॉस्पिटल्स के लिए या कार्डिक के ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी है। लेकिन ओटी टेक्नीशियन जो है वो हर किस्म के इलाज के लिए या हर किस्म के ऑपरेशन के लिए जब ओटी की ज़रूरत पड़ती है तो ओटी टेक्नीशियन का भी वहाँ होना बेइंतहा ज़रूरी होता है। तो ओटी टेक्नीशियन एक अहम तरीन शोबा है और जो भी मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, बल्कि इवन जो मेडिकल के किसी अच्छे या बड़े लेवल पर नहीं पहुंच पाए किसी भी वजह से, वो ज़रूर इस पर रिसर्च करें, देखें। कराची में बेशुमार ऐसे इदारे हैं जो ओटी टेक्नीशियन के मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ कराते हैं और ओटी टेक्नीशियंस बनने के बाद ना सिर्फ हमारे मुल्क में, हमारे शहर कराची में इसकी बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, बल्कि दुनिया में भी आपको हाथों हाथ लिया जा सकता है। मैं समझता हूँ डॉक्टर, अगर किसी आपने मुस्तनद इदारे से ओटी टेक्नीशियन या किसी भी मेडिकल टेक्नोलॉजी में आपने बीएस किया है तो आप कोई जॉब का ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जिस तरीके से जिस छलनी से डॉक्टर निकलते हैं, कमोबेश आप भी उसी छलनी का हिस्सा होंगे और बड़े रिफाइंड होकर जब वहाँ से आप निकलेंगे तो आप हाथों हाथ कहीं ना कहीं ना सिर्फ ये कि हमारे शहर या हमारे मुल्क में एक अच्छे और रिलायबल इनकम के साथ जो है इस फ़र्ज़ को अदा कर सकेंगे, अगर आप इसको इस शोबे में इस खिदमत कर सकेंगे, को खिदमत के जज्बे के तहत अगर आप हैं, और न सिर्फ इसमें इनकम भी रहेगी बल्कि मुल्क से बाहर भी आप जब वतन अज़ीज़ से बाहर किसी शोबे में, किसी और मुल्क में भी इस पर कुछ करने का इरादा रखते हैं तो शायद वहाँ से भी आपको इसके अच्छे और बड़े अच्छे समरबार नताइज जो है वो मिल सकते हैं। तो इस पर गौर कीजिए। मेडिकल टेक्नोलॉजी और सिर्फ MBBS, BDS, D.Pharm और DPT फिज़ियोथेरेपी यहीं तक ही नहीं है, मेडिकल इससे कई गुना आगे बढ़ चुकी है। और अब मेडिकल टेक्नीशियन, मैंने बताया कि मेडिकल टेक्नोलॉजी जो है उस पर गौर करने की कोशिश कीजिए। और अगर मेडिकल का शोबा आपके ही लिए है तो इनमें से कोई भी शोबा आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और मेरा ख्याल है कि आगे आने वाले दिनों में आप आसानी से इस पर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिएगा नाज़रीन, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में छोटी सी गुफ्तगू करेंगे मौजूदा हालात के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हस्ब मामूल, हस्ब दस्तूर, जहाँ तक मेरी निगाह ज़्यादा तेज़ी से पहुँचती है वो है हमारे मौजूदा हालात वतन अज़ीज़ के, कराची के, पाकिस्तान के। सियासी भी हों, मुआशी भी हों, अखलाकी भी हों, बहुत सारे मामला तो ऐसे होते हैं जिस पर हम रोज़ाना तवातुर के साथ गुफ्तगू करते हैं हमारे हर प्रोग्राम में। और असर इसका क्या होता है या नहीं होता, इस पर शायद नतीजे पर, जिसे हम कहते हैं कि हमारी निगाह नहीं होती, होना चाहिए, लेकिन नतीजे बरामद होना हमारे इख्तियार में नहीं। शायद समटाइम हम अल्लाह पे इन बातों के या इन अवामिल के या इस पेशरफ्त के नताइज पर अल्लाह पर छोड़े रखते हैं कि जब भी किसी की समझ में आए अंदाज़ा बयां, गरचे मेरा शौक़ नहीं है, शायद कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात, तो इस पर कदगन लगाए कि अगर क्योंकि इसके कुछ नताइज बरामद नहीं हो रहे तो हम बात ही नहीं करेंगे। नहीं, आपने अपनी बात करते रहनी है जिससे आप ठीक समझते हैं और जिसे दुनिया इंडोर्स करना शुरू हो गई है
उस पर आप बात करते रहेंगे और आपको बात करनी भी चाहिए। अपनी लबकुशाई, अपने लबों को सीने के बजाय कुछ ऐसी बात जो इंसानियत की खिदमत के लिए हो, वतन अजीज़ की खिदमत के लिए हो, मुल्क की खिदमत के लिए हो, वो आपको करते रहनी चाहिए। और वो मैं और आप हम करते रहेंगे जब तक भी हमें जो भी मौके मिलते रहेंगे, जहाँ भी मिलते रहेंगे। और मीडिया का ये प्लेटफॉर्म होता ही इसीलिए है कि आपकी बात चंद लम्हों में काफ़ी सारे लोगों के साथ एक साथ पहुँच जाती है। इसके बाद फिर आप पर फ़र्ज़ होता है, आपका हक होता है, आपने देखना होता है कि इसको आप कैसे परस्यू करते हैं, इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं। जो बात हमें अच्छी लगती है हमें उसको ज़रूर आगे की तरफ बढ़ा देना चाहिए। ये मैंने अपने हर प्रोग्राम में कहा है। तो मौजूदा हॉट इशू हमारा इलेक्शन 8 फरवरी को होना है। कमोबेश 1 माह बाकी है और अब तक कोई शहर में, बल्कि वतन अजीज़ में, पूरे मुल्क में कोई ऐसी गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसी गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। इसीलिए अवाम शायद समझते हैं कि इस बार इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, यानी कि कन्फ्यूजन में हमारा ये इलेक्शन अब तक फंसा हुआ है। और उस पर थोड़ी सी, जिसे कहते हैं कि इस कन्फ्यूजन को मज़ीद मोहर सिबत कर दी गुज़िश्ता दिनों हमारे सेनेट के चंद हमारे अरकान सेनेट ने, जिन्होंने ये बिल पास कर दिया है, यानी कि ये एक करारदाद पास कर दी है कि इलेक्शन मुमकिन नहीं है। वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, बेशुमार वजूहात हैं, ना कराने के बेसौ बहाने होते हैं। तो बेशुमार इनमें से कितनी वजूहात ऐसी हैं जो स्टैंड कर सकेंगी। अवामी राय आमा शायद इससे कई गुना मुख्तलिफ है। हमारे इन चंद सेनेट के अरकान सेनेट के मुकाबले में अवाम इलेक्शन के लिए शायद तैयार हो सकती थी, हालात को कुछ और बेहतर किया जा सकता था। जो मामलात लेवल प्लेइंग फील्ड के कई जमातों के ये मसाइल हैं, उसको बेहतर किया जा सकता था। इंतज़ामिया अपना रोल बेहतर अंदाज में प्ले कर सकती थी और इलेक्शन को अब हो जाना चाहिए। मेरा ख़्याल है कि इलेक्शन को रोकना किसी के लिए भी मुनासिब नहीं है, और ख़ास तौर पे वतन अजीज़ के लिए और हमारी आवाम के लिए तो बिल्कुल भी मुनासिब इसलिए नहीं है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा देर तक स्टैंड नहीं कर पा सकती, वो फ़ैसले करने की इस्तात नहीं रखती, ना ही हमारा आइन इन्हें परमिशन देता है। और अगर वो आइन से हटकर आवाम की खिदमत के लिए कुछ करना भी चाहें तो अवामी पजीराई हासिल नहीं कर पा सकते। जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक जो शेल्टर हासिल होता है अवामी हिमायत का, वो एक केयर टेकर को हासिल नहीं हो सकता, वो चाहें भी तो नहीं कर पा सकते। और इसका इदराक हमारे केयर टेकर्स को भी है, इसका इदराक जो है हमारे उन करता धरता लोगों को भी है। तो अब हमें मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ देखना होगा, तमाम पिछले और माजी की गलतियों को भुलाते हुए कि कैसे हम जो है इस नदिया को, इस बहते पानी को पास या क्रॉस कर सकते हैं। तो इसका वाहिद हल हमें इलेक्शन नज़र आता है। लेकिन इलेक्शन की गहमा गहमी जब 1 माह बाकी हो और आपका सेनेट जो है इस 1 माह के अरसे को भी कैश कराने की कोशिश में ये कह दे कि इलेक्शन नहीं कराना, तो आप सोच लीजिए कि दुनिया पे हमारा क्या इंप्रेशन जाता है। आज पूरी दुनिया मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर पूरी दुनिया में बातें हो रही हैं। आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन में पाकिस्तान के इलेक्शन को क्वेश्चन मार्क बना दिया गया दुनिया भर में। प्रेस, आपका सोशल मीडिया आज़ाद है, आप देख लीजिए सोशल मीडिया पे जाके, कई ममालिक में ये एक बहस छिड़ी है। कई ममालिक के आला तरीन मुख्तलिफ तरीन शख्सियात को ये जवाब देना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस को हम कैसे फ्री एंड फेयर कर सकते हैं। यानी कि जब किसी गैर मुल्की मुबस्सिर को, किसी गैर मुल्की जो है वो तज़ियाकार को या सहाफ़ी को पाकिस्तान के इलेक्शन में फ्री एंड फेयरनेस नज़र ना आ रही हो, तो और वो सवाल करे किसी बड़े मुल्क के बड़े तर्जुमान से कि आप इसको कैसे देखते हैं, तो ये शायद हम सब के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है। हमें सोचना होगा कि इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। इस बर्डन को, हम एक बहुत बड़ा बर्डन लेके आगे गुजर रहे हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम इसका हिस्सा है। हम एक बहुत बड़ा वज़न, एक बहुत बड़ा बोझ लिए अपने कंधों पर, उतार दीजिए इस बोझ को इस इलेक्शन के ज़रिए, आवाम के आगे डाल दीजिए उन तमाम उम्मीदवारों को, उन तमाम जमातों को कि चुन लो इसमें से अपना कोई भी रहनुमा या अपना कोई भी लीडर, और आवाम जो फ़ैसला करे उस पर सर तस्लीम हम करते हुए
उनको ये बागडोर ज़माम इक़्तिदार दे देनी चाहिए, ताकि रिस्पॉन्सिबल रहें ये लोग, पूछ सके आवाम उनसे कि हमने आपको वोट दिया, आपने हमारे इस वोट को क्या किया। 2 साल, 4 साल, 6 साल ज़रूर लग सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि गुज़िश्ता दिनों में जो हमें कुछ धचके पड़े हैं, शायद पाकिस्तान काफ़ी सालों पीछे चला गया, लेकिन एक किसी कौम के लिए खड़े होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। जिस तेज़ी से हम गिर सकते हैं, शायद हो सकता है कि हमारे आगे बढ़ने की रफ्तार उतनी तेज़ी से ना हो, क्योंकि नीचे गिरना आसान होता है, ऊपर हवा के रुख को तोड़ते हुए और मुश्किल हालात से निकलते हुए आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन नामुमकिन दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। दुनिया में कई कौमों ने बेशुमार बेपनाह तरक्की की है, इनका शुमार नहीं है। जापान हमारे सामने एक ऐसी मिसाल है जिसकी कमर तोड़ के रख दी गई थी, और जिसे हम कहते हैं कि चाइना हमारे सामने है, जिसे नशा करने वाली कौम कहा जा सकता था। इन कौमों ने दुनिया पर साबित किया है कि अगर आपको मुनासिब और मुतवाज़िन लीडरशिप और मुसलसल लीडरशिप मिलती रहे तो वो दिन दूर नहीं होता जब तरक्की की शमा जो है वो आपके लिए रोशन हो जाती है, और वो तमाम तरक्की के वो तमाम रास्ते आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ ज़रूरत होती है इस अमर की, मुझे और आपको और उन तमाम अक़वाम को और उन तमाम लोगों को, कि कोई ऐसा रहनुमा, कोई ऐसा लीडर हमें मैसर आ जाए जिस पर के हम आगे जिस पर तकिया करके हम आगे बढ़ सकें और आगे की शाहराएँ और आगे की मुश्किल तरीन रुकावटें जो है उससे हम अबूर कर सकें यकजान और यकजहती के साथ। नाज़रीन कराम, आज के इस प्रोग्राम को हम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर करते हैं और कोशिश करेंगे कि अल्लाह पाक इस दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं कि हम सब यकजान और यकजहती के साथ पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए अपनी कोशिशें करें, और अगर इलेक्शन होता है 8 फरवरी को तो अपना हक़ राय दही ज़रूर इस्तेमाल करें। ये एक पैगाम तो दुनिया मीडिया पर भी चलेगा, सोशल मीडिया पर भी होगा, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी होगा। यही पैगाम मैं भी आपको दूंगा कि इसके बाद गिला ना कीजिए। अगर आप अपना वोट देने के लिए नहीं निकलते तो फिर गिला मत कीजिए किसी से कि ऐसी हुकूमत क्यों और वैसी हुकूमत क्यों। आपने निकलना है, एक दिन पाकिस्तान को देना है और अपना वोट देना है। जिसे भी दें, अपनी समझ से, अपनी अकल से, अपनी समझ से वोट दीजिए और वोट ज़रूर दीजिए। बस ये हमारा कहना है। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।